सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भुवनेश्वंश। आज हम हिंदी आलोचना इकाई 2 का दूसरा निबंध प्रेमचंद द्वारा लिखित साहित्य का उद्देश्य करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये साहित्य का उद्देश्य निबंध है क्या। तो 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक भाषण दिया था। तो उस भाषण में प्रेमचंद जी ने साहित्य के ऊपर कि साहित्य को लिखने का उद्देश्य क्या है, उस पर एक पूरा भाषण प्रकट किया था, भाषण दिया था, जिसको लिखित रूप से आज हम पढ़ेंगे। तो इस पर आलोचना की गई है। साहित्य के उद्देश्य का मतलब है साहित्य चिंतन करना। तो हम इस पूरे निबंध को पढ़ेंगे, पूरे भाषण को पढ़ेंगे और इस पूरे भाषण में जो जो मुख्य बातें होंगी उनको हम जानेंगे। हिंदी आलोचना का पेपर भी कविता की तरह इसमें सप्रसंग व्याख्या आ सकती है, तो इसको भी आपको व्याख्यायित उसी प्रकार से करना होता है। तो हम शुरू करते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित साहित्य का उद्देश्य हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य यहाँ पर एक साहित्य चिंतन के रूप में लिया गया है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, प्रेमचंद जी द्वारा एक अध्यक्षीय भाषण दिया गया था। उसी को पूर्ण रूप से लिखित रूप में हम पढ़ेंगे। यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में स्मरणीय घटना है। हमारे सम्मेलनों में, अंजुमनों में अब तक आम तौर पर भाषा और उसके प्रचार पर ही बहस की जाती रही है। यहाँ तक कि उर्दू और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य विचारों और भाव पर असर डालना नहीं, किंतु केवल भाषा का निर्माण करना था। वह भी एक बड़े महत्व का कार्य था। जब तक भाषा एक स्थायी रूप न प्राप्त कर ले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति ही कहाँ से आएगी। हमारी भाषा के पायनियरों ने, रास्ता साफ करने वालों ने हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करके जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ न हों तो यह हमारी कृतघ्नता होगी। इस पूरे पैराग्राफ में ये आलोचना की गई कि यह बताया गया है कि ये जो सम्मेलन है, ये हमारे उस समय की पूर्ण स्मरणीय घटना थी कि सम्मेलनों से आमतौर पर जो भाषा का प्रचार प्रसार उस समय किया जा रहा था, वो पूर्ण रूप से हुआ। कि उस समय जो हिंदी और उर्दू जो भाषाएं थी, उनका उद्देश्य भावों पर असर डालना नहीं था, सिर्फ केवल भाषा का निर्माण करना था, जो कि उन्होंने किया। अब आगे जाके यह जो भाषा है, ये स्थायी रूप इसने प्राप्त नहीं किया। विचारों और भावों को यहाँ पर व्यक्त करने की शक्ति कहाँ से आएगी। यदि हम इन शब्दों को लिख दें और उन शब्दों को लिखकर उन पर भाव विचारों को प्रकट ना करें, तो इसमें शब्दों में शक्ति नहीं आ पाएगी। तो हमारी भाषा ने पायनियरों वाला रास्ता चुना और इस तरह से हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण किया, जो कि एक पूरे देश पर या पूर्ण जाति पर एहसान करता है। तो यदि हम उसके लिए कृतज्ञ ना हो तो यह हमारी कृतघ्नता होगी, मतलब हमें उनका एहसान करना चाहिए। भाषा साधन है, साधन नहीं। प्रेमचंद जी ने कहा कि भाषा एक साधन है, वह साध्य नहीं है। भाषा को हम अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकते हैं उस रूप से, लेकिन सब कुछ हमारे लिए भाषा ही नहीं है। अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, वह क्यों कर पूरा हो। वही भाषा जिसमें आरंभ में बागो बहार और बेताल पच्चीसी की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी, अब इस योग्य हो गई है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों का विवेचना की जा सके। और यह सम्मेलन इस सच्चाई की स्पष्ट स्वीकृति है। कि प्रेमचंद जी का कहना था कि हम कब तक इस भाषा के रूप में, हम कब तक बागो बहार और बेताल पच्चीसी जैसी रचनाएँ ही रचते रहेंगे। इसमें हमें
शास्त्र और विज्ञान के बारे में भी अब रचना शुरू करना चाहिए, या उसको रचा जाता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी। बोलचाल की भाषा तो मीर अमन और लल्लू लाल के ज़माने में भी मौजूद थी, पर उन्होंने जिस भाषा का दाग बेल डाली वह लिखने की भाषा थी, और वही साहित्य है कि लिखने वाली भाषा को ही हम साहित्य कह सकते हैं। लेकिन बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने हर्ष शोक भावों को चित्रित करते हैं। साहित्यकार वही काम अपनी लेखनी द्वारा करते हैं। साहित्यकार अपनी लेखनी द्वारा शब्दों को लिखकर अपने भाव और विचारों को तो प्रकट करते हैं। हाँ, उसके श्रोताओं की परिधि, मतलब उनके जो श्रोतागण होते हैं, श्रोताएँ होते हैं, उनकी कतार बहुत लंबी होती है, मतलब कुछ कम होती है, विस्तृत होती है। और अगर उसके बयान में सच्चाई है तो शताब्दियों और युगों तक उसकी रचनाएं हृदय को प्रभावित करती रहती है। जिस प्रकार ये साहित्य का उद्देश्य, यह निबंध, यह भाषण उस समय कितना बोलचाल वाला मतलब कितना ज़्यादा रहा होगा, तो इसलिए आज शताब्दियों और युगों तक यह हमें प्रभावित कर रहा है। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं, परंतु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सब साहित्य है। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा मानना ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाए वही साहित्य है। साहित्य, उनका मानना है, साहित्य केवल वही रचना कहेंगे जिसमें सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन के सच्चाइयों और अनुभूतियों की व्यक्त की गई हो। तिलिस्मात कहानियाँ, भूत प्रेत की कथाएं, प्रेम वियोग आख्यान किसी ज़माने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति की मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलिस्मती कहानियों में भी जीवन की सच्चाइयाँ वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इसमें भी इस सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। कि साहित्य एक तरह से यथार्थ का दर्पण है, कि जो उस समय घटनाएं हो रही हैं उनको लिख देना वही सच्चाई, कोई काल्पनिकता ना हो, वही साहित्य है। फिर आप उसे जिस चौखटे में चाहे लगा सकते हैं। चिड़ै की कहानी और गुल्लो बुलबुल की दास्तां भी उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। यह उन्होंने कहा कि कुछ भी लिख दिया जाए वह साहित्य नहीं है। मनोरंजन से परे जितनी भी चीज़ें हैं वह ही साहित्य होगा जिसमें सच्चाई होगी। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं कि हर एक प्रत्येक साहित्यकार ने साहित्य की अनेकों भाषाएं, अनेकों परिभाषाएं दी हैं। कि कुछ ने दी है कि साहित्य वह है कि जो कि हित के लिए लिखी जाए, परंतु यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा होगी जीवन की आलोचना, जिसमें जीवन को परखने की संभावना हो, कि जीवन की आलोचना जिसमें की जाए वही साहित्य है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। हमने जिस युग को अभी पार किया, अभी हमने ये 1936 में अधिवेशन में उन्होंने भाषण दिया था, तो उससे पहले द्विवेदी युग चल रहा था। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी द्विवेदी युग की बात करते हैं कि हमने जिस युग को अभी पार किया था उसमें जीवन से कोई मतलब ना था। कि जो युग द्विवेदी युग पार किया उसमें जीवन से तो कोई भी मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी कर उसमें मन माने तिलिस्म बाधा करते थे। कहीं फिसाने अजायब की दास्तान थी, कहीं बोस्ताने ख्याल की, और कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन में कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था। कि जो द्विवेदी युग बीता, तो इसमें प्रेमचंद जी का मानना था कि इसमें आख्यान थे, चंद्रकांता संतति हो गई, बोस्ताने ख्याल, ये इस तरह की कल्पना रचित कहानियाँ, रस प्रेम
इन सभी की ही बातें होती थी। ये सब कुछ साहित्य नहीं था, ये कल्पनातीत था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन, और दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थीं। कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था कि जो उस समय कवि थे उनके ऊपर भी व्यक्तिवाद का ही रंग पूर्ण रूप से चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श सिर्फ वासनाओं को तृप्त करना था। द्विवेदी युग में प्रेम का जो आदर्श था वासनाओं को तृप्त करना था और सौंदर्य का आँखों को। इन्हीं श्रृंगारिक भावों को प्रकट करने में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी। पद्य में कोई नई शब्द योजना, नई कल्पना का होना दाद पाने के काफ़ी था। चाहे वह वस्तु स्थिति में कितनी प्रतिभा और कल्पना में चमत्कार दिखाया करती थी, पद्य में कोई नई शब्द योजना, नई कल्पना का होना दाद पाने के काफ़ी था। चाहे वह वस्तु स्थिति में कितनी ही दूर क्यों ना हो, आशियाना घोंसला और कफस मतलब पिंजराद, बर्फ, बिजली और खीरमन की कल्पनाएं, ये वीरा दशा का वर्णन में निराशा और वेदना की विविध अवस्थाएं हैं। इस खूबी में दिखाई जाती थी कि सुनने वाले दिल थाम लेते थे। और आज भी इस ढंग की कविता कितनी लोकप्रिय, इसे हम और आप खूब जानते हैं। निसंदेह काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है। कि बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं काव्य और साहित्य का जो उद्देश्य है वह हमारी अनुभूतियों को ही तीव्रता से बढ़ाता है। पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष प्रेम का जीवन नहीं है। क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों को उनसे उत्पन्न होने वाली विरह, व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन सार्थकता समझी गई हो, हमारे विचार और भाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? कि यहाँ पर इन्होंने यह आलोचना की, यह भाषण में उन्होंने कहा कि जो वीरा व्यथा है या जो श्रृंगार मनोभाव हैं, यही विचार, यही भाव हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह दिया। श्रृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है। कि यहाँ पर वह प्रेमचंद जी कहते हैं कि श्रृंगारिक जो मनोभाव है वह मानव जीवन का एक अंग है। कि हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे अनेक 9 स्थायी भाव हैं। 9 स्थायी भाव में से एक स्थायी भाव हमारे श्रृंगारिक हैं, प्रेम रस पूर्ण है, परंतु यह जीवन का एक अंग है, पूर्ण जीवन नहीं हो सकता। और जिस साहित्य का अधिकांश इसी में संबंध में रखता हो वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और ना उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है। कि साहित्य का जो अधिकांश हिस्सा है वह यदि श्रृंगार भावों में, प्रेम संबंधों में अपना संबंध रखता है तो वह जाति और उस युग के गर्व करने की वस्तु कदापि नहीं हो सकती, उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है। कि यह उसकी केवल रुचि ही हो सकती है। हम इसका दोष उस समय के साहित्यकारों पर ही नहीं रख सकते। साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदय को संपादित करते हैं वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो, यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य वही साहित्य पर भी छाया डालते हैं। कि किसी भी युग में कोई भी रचना लिखी जाए वो उसी युग के पूरे प्रभाव को, उस युग की जो छाया हो अपने काव्य या कहानियों में दिखता ही है। तो ऐसे पतन के काल में यदि लोग आशिकी करें या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाए, जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो, उसका एक एक शब्द नैराश्य में डूबा हो, कि नैराशपूर्ण हो, उस साहित्य का हर एक शब्द नैराशपूर्ण हो, समय के प्रतिकूलता के रोने से भरा और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिंब बना हो, तो समझ लीजिए कि जाति जड़ता और के यहाँ पर मिसप्रिंट है के पंजे में फंस चुकी हैं और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल काफ़ी नहीं रहा, बाकी बल नहीं रहा। उसने ऊंचे लक्ष्यों की ओर से आंखें बंद कर ली हैं और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ति लुप्त हो गई है।
परंतु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब साहित्य केवल, यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि 1936 का दौर है, तो इस समय हमारी जो साहित्यिक रुचि है वो पूरी तेज़ी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाने की चीज़ नहीं रह गई है, मनोरंजन के सिवा और भी कई उद्देश्य हैं। अब वह केवल नायक नायिका के संयोगियों की कहानी नहीं सुनता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है, उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता और ना अनुप्रास का अन्वेषण करता है कि एक ही चीज़ को बार बार लेकर नहीं चलता, यहाँ की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन समस्याओं पर विचार ही नहीं उनको हल भी करता है। यह आज का हमारा साहित्य का उद्देश्य बना हुआ है। किंतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिसमें वह हमारे भावों और विचारों की गति पैदा करता है। नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है कि नीति शास्त्र हो या साहित्य शास्त्र, दोनों का लक्ष्य एक ही है। केवल उपदेश की विधि में अंतर, के जो उपदेश दिए जाते हैं उनकी विधियों में अंतर है। नीति शास्त्र है जो वह तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, जबकि साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरता है वही अनुभव और चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती हैं। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकार नहीं है। कि यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि जहाँ पर सच्चा संकल्प या कठिनाइयों ना हो, कि साहित्य में एक दृढ़ संकल्प ना हो, एक कठोर दृढ़ता ना हो, जिसमें सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करने की हिम्मत ना हो, वह हमारे लिए साहित्य बेकार है, वह साहित्य कहलाने के अधिकार नहीं है। पुराने ज़माने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थे। तो पुराने ज़माने की बात करते हैं यहाँ पर प्रेमचंद जी कि उस समय जो समाज की लगाम थी, समाज की पूरी जिम्मेदारी थी, वो एक मज़हब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आदेश था और वह भय या प्रलोभन से काम लेता था। पुण्य पाप के मसले उनके साधन थे कि पुण्य पाप के जो मसले हैं उन्हीं पर ही ज़्यादा विचार करते थे उस समय के व्यक्ति। अब साहित्य ने यह काम अपने ज़िम्मे ले लिया है और उसका साधन सौंदर्य प्रेम है। साहित्य का जो साधन है अभी सौंदर्य प्रेम है, वह मनुष्य में इसी सौंदर्य प्रेम को जगाने का यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सौंदर्य की अनुभूति ना हो। साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी ही जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावमयी होती है। प्रकृति निरीक्षण और अपनी अनुभूति की तीक्ष्णता की बदौलत उसके सौंदर्य बोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि जो कुछ उसके अंदर होता है, जो अभद्र है, मनुष्य से रहित है, उसके लिए वह असहाय हो जाता है और उस पर वह शब्दों और भावों की पूरी शक्ति से वार करता है। कि जो कुछ एक कवि के या लेखक के मन में भावों में होता है, वह अपनी पूरी शक्ति से अपने शब्दों को लिख देता है और उसी शक्ति से वो एक साहित्य या एक रचना पर वार करता है। यूँ कहीं कि वह मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बांधे होता है। जो दलित हैं, जो पीड़ित है, जो वंचित है, चाहे व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्य का मतलब लेखनी का फ़र्ज़ है। उसकी अदालत के सामने वह अपना इस्तगांसा पेश करता है और उसकी न्याय वृत्ति तथा सौंदर्य वृत्ति को जागृत करके अपना यत्न
सफलता समझता है कि जो भी वह लिखना चाहता है यदि वह पूर्ण रूप से उसके सामने प्रकट हो रहा है तो उसकी यह सौंदर्यवृत्ति या न्यायवृत्ति पूर्ण रूप से सफल मानी जाती है। पर साधारण वकीलों की तरह साहित्यकार अपनी मुश्किल की ओर से उचित अनुचित सब तरह के दावे नहीं पेश करता, अतिरंजना से काम नहीं लेता, अपनी ओर से बातें करता नहीं। वह जानता है कि इन युक्तियों से समाज की अदालत पर असर नहीं डाल सकता। उस अदालत का हृदय परिवर्तन तभी संभव है जब आप सत्य से तनिक भी विमुख ना हो, नहीं तो अदालत की धारणा आपकी ओर से खराब हो जाएगी और वह आपके खिलाफ फैसला सुना देगी। वह कहानी लिखता है पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए, मूर्ति बनाता है पर ऐसी कि उसमें सजीवता हो और भाव व्यंजकता भी। वह मानव प्रकृति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और इसका यत्न करता है कि उसके पात्र पर हालत में और हर मौके पर इस तरह आचरण करे जैसे रक्त मांस का बना मनुष्य करता है। अपनी सहज सहानुभूति और सौंदर्य प्रेम के कारण वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक जा पहुंचता है जहां मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुंचने में असमर्थ होता है। आधुनिक साहित्य में वस्तु स्थिति चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज की कहानी यथासंभव प्रत्यक्ष अनुभवों की सीमा से बाहर नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से ये सभी पात्र मनुष्यों से मिले जुलते हैं, बल्कि हम यह इम्तिनान चाहते हैं कि वे सचमुच मनुष्य हैं और लेखक अपना यथासंभव उनका जीवन चरित्र ही लिखा है, क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदमियों ने हमारा विश्वास नहीं है। उनके कार्य और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है, कि लेखक जो रचता है वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की जाती हैं। अपने पात्रों की ज़बान से वह खुद बोल रहा है। इसलिए साहित्य को कुछ समालोचकों ने लेखक का मनोवैज्ञानिक जीवन चरित्र कहा है कि कुछ समालोचक हैं जिन्होंने लेखक को एक मनोवैज्ञानिक जीवन का चरित्र कहा गया है कि मन रूप से एक वैज्ञानिक जीवन का चरित्र कहा है। एक ही घटना या स्थिति से सभी मनुष्य समान रूप से प्रभावित होते हैं। हर आदमी के मनोवृत्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। यदि कोई भी घटना हो तो उसमें सभी मनुष्य समान रूप से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रत्येक हर आदमी की जो मनोवृत्ति और दृष्टिकोण है वह अलग अलग होता है। रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस मनोवृत्ति या दृष्टिकोण से किसी बात को देखें, पाठक भी उससे सहमत हो जाए। कि लेखक जिस चीज़ को या जिस भी रचना में अपने उस विषय को लेकर रचता है कि पाठक उसे समझे। यदि पाठक भी उसी रूप से उस कविता को या कहानी को समझता है तो उससे सहमत हो जाया जा सकता है। यही उसकी सफलता है। यहाँ पर एक साहित्यकार की सफलता, रचनाकार की सफलता मान ली जाती है। इसके साथ ही हम साहित्यकार से यह भी आशा रखते हैं कि वह अपनी बहुज्ञता और अपने विचारों की विस्मृति से हमें जागृत करे, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद और बल मिले। सुधार की जिस अवस्था में वह हो, उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। इसमें जो कमज़ोरियां हैं वह मर्ज़ की तरह हम में चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और राग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक
गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते। जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता, जैसे वह सदा चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फ़िक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमज़ोरियों को परे फेंक कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फ़कीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। और हमारी सारी कमज़ोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर, जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमज़ोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। यहाँ पर भी इन्होंने प्रेमचंद जी ने प्रश्न चिन्ह दिया। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमज़ोरियाँ इसी भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। कि यदि किसी मनुष्य के अंदर प्रेम है तो वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। यदि वह उसके मन में, उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो एक दूषित भोजन मिलने जैसा होता है। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता, उसका एक वाक्य, एक शब्द, कि प्रेम की जो उष्णता है उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि हम अंतरकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छक कर मस्त न हो, जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छक्कर मस्त ना हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित ना हो, वह हमें यह प्रकाश क्यों कर दे सकता है। प्रश्न यह है कि सौंदर्य है क्या वस्तु। कि यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया है, प्रेमचंद जी के द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि सौंदर्य है क्या, कि सौंदर्य एक वस्तु है, वह है क्या। प्रकटता यह प्रश्न निरर्थक सा मालूम होता है, क्योंकि सौंदर्य के विषय में हमारे मन में कोई शंका संदेह नहीं है। हमने सूरज का उगना और डूबना देखा है, उषा और संध्या की लालिमा देखी है, सुंदर सुगंध भरे फल देखे हैं, मीठी बोलियां बोलने वाली चिड़ियां देखी हैं, कल कल निनादिनी नदियाँ देखी हैं, नाचते हुए झरने देखे हैं। यही सौंदर्य है कि एक पूर्ण रूप से प्रकृति का वर्णन कर दिया गया है और उसे ही कह दिया गया है कि सूरज का जैसे उगना डूबना, उषा संध्या, सुंदर सुगंध, फल, मीठी बोलियाँ बोलने वाली चिड़ियाँ और कल कल करने वाली नदियाँ हमने जो देखी हैं, नाचते हुए झरने देखे हैं, वही तो एक रूप से सौंदर्य है, वही तो वस्तु है सौंदर्य की। इन दृश्यों को देखकर हमारा अंतरकरण क्यों खिल उठता है। यहाँ पर उन्होंने एक और प्रश्न उठाया कि इन सभी सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं को देखकर हमारा मन क्यों खिल उठता है। इसलिए कि इनमें रंग या ध्वनि का सामंजस्य है, कि रंग और ध्वनि दोनों एक परस्पर संबंध में रहती हैं, इसलिए हमें उनके अंतरकरण में एक सौंदर्य प्रकट हो जाता है। बाजों का स्वर साम्य अथवा मेल ही संगीत की मोहकता का कारण है। हमारी रचना ही तत्वों का समानुपात में संयोग से हुई है, इसलिए हमारी आत्मा सदा उसी साम्य के सामंजस्य की खोज में रहती है। साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं। वह हम में वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता, समता के भावों की पुष्टि करता है। जहाँ ये भाव हैं वहीं दृढ़ता और जीवन है, जहाँ इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरता और द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। यह बिलगाव और विरोध प्रकृति विरुद्ध जीवन के लक्षण है। जैसे रोग प्रकृति विरुद्ध आहार विहार का चिरंजी है। जहाँ प्रकृति से अनुकूलता और साम्य है, वहाँ संकीर्णता और स्वार्थ का अस्तित्व कैसे संभव होगा। जब हमारी आत्मा प्रकृति के मुक्त वायुमंडल में पालित पोषित होती है तो नीचता दृष्टता के कीड़े अपनी आप हवा और रोशनी से मर जाते हैं। प्रकृति से अलग होकर अपने को सीमित कर लेने से यह सारी मानसिक और भावगत बीमारियां पैदा होती हैं। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो साहित्य है
उन साहित्य की जो सच्चाई से भरी सार्थकतापूर्ण यथार्थतापूर्ण जो रचनाएं हैं वह जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मन का संस्कार करना, कि अपने उन्हीं शब्दों से एक मनुष्य के मन का संस्कार करना, उसे बढ़ाना। प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ जो नाम दिया गया है आज के इस भाषण को, यह इनके विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, कि स्वभाव से ही प्रगतिशील है। अगर यह उसका स्वभाव ना होता तो शायद वह साहित्यकार ही ना होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं में उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सम्मान इकट्ठा किया जाए कि जिससे कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रम अनुपात में व्यक्त करता है वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। पर शायद विशेषता पर जोर देने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या ग्रंथकार एक ही अर्थ नहीं ग्रहण करता। जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है दूसरा समुदाय असंदिग्ध अवनति मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उनके विचारों में कला मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न हो पड़े। उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिससे हमें दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुख अवस्था की अनुभूति हो। हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और हास्य की अवस्था में पहुंच गए हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक है। कौन से भाव, आगे बढ़ते हैं, जिनमें संसार की नश्वरता का अधिपत्य हमारे हृदय पर, कि यहाँ पर वे कहते हैं कि हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक है, कि उन भावों का कोई अर्थ ही नहीं है जहाँ पर संसार की नश्वरता का अधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं। अर्थ हमारे लिए अर्थहीन है। अगर वे हम में हरकत और गर्मी नहीं पैदा करती, अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर ना पड़ा, और पड़ा भी तो केवल इतना कि उनकी वीरा व्यथा पर रोए, तो इससे हम में कौन सी मानसिक या रुचि संबंधी गति पैदा हुई। इन बातों से किसी ज़माने में हमें भाव आवेश हो जाता रहा हो, पर आज के लिए वे बेकार हैं। इस भाव उत्तेजक कला का अब ज़माना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश है। अब तो हज़रत इकबाल के साथ हम भी कहते हैं कि हज़रत इकबाल जी की ये कुछ पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर वे कहते हैं, रमज़े हयात ज़ोई ज़ुज़दर तपिश नियाबी रद कुलुज़ुम आरमिदन नंग अस्त आबे ज़ुरा बा आशिया न नशीनम ले लज्जते परवाज़ गहे बशाखे गुलाम गहे बर लबे ज़ूनियम।
कि अर्थात इन पंक्तियों का जो इज़रत इकबाल जी ने पंक्तियाँ लिखी, पंक्तियों को रचा, इन पंक्तियों का अर्थ है, अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने वाली। कि यदि जीवन का रहस्य की खोज है और उसे जानना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। कि यदि एक बड़ा समुद्र, बड़ा सा सागर एक छोटी सी नदी में जाकर विश्राम करेगा तो उसके लिए एक लज्जा की, एक शर्म भरी बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ। अतः हमारे पंथ में अहमवाद अथवा अपने व्यक्तित्व, कि हमारे पंथ में अपने अहमवाद और अपने व्यक्तित्व दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है। और ऐसी कला हमारे लिए ना व्यक्ति रूप में उपयोगी है और ना समुदाय रूप में। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुलना पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। आसमान पर छाई लालिमा निसंदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्न देने वाली नहीं हो सकती। कि आषाढ़ मास में यदि आकाश में वही लालिमा छा जाए तो हमें वह लालिमा प्रसन्नता नहीं देती। उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने से हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के लिए उपयोगी बनाता है, परंतु सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं है। कि यहाँ पर जो सौंदर्य और पदार्थ हैं वह एक स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं है, उनकी स्थिति सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है वहीं दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। एक रईस अपने सुरभित सुरमय उद्यान में बैठकर जब चिड़ियों का कलगान सुनता है तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, परंतु एक दूसरा संज्ञान मनुष्य वैभव की सामग्री को घृणित समझता है, उससे घृणा करता है। बंधुत्व और समता, सभ्यता और प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से ही, कि यहाँ पर कहा गया है बंधुत्व और समता, सभ्यता और तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से ही आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं। धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बंधनों से इस स्वप्न को सच्चाई बनने का सतत किंतु निष्फल यत्न किया है। महात्मा बुद्ध, हज़रत ईसा, हज़रत मुहम्मद आदि सभी पैगंबरों और धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर इस सभ्यता, इस समता की इमारत खड़ी करनी चाहिए, पर किसी को सफलता ना मिली और छोटे बड़े का भेद जिस निष्ठुर रूप में प्रकट हो रहा है शायद कभी नहीं हुआ था। आजमाए को आजमाना मूर्खता है। इस कहावत के, यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक कहावत कही कि आजमाए को आजमाना मूर्खता है। इस कहावत के अनुसार यदि हम भी धर्म और नीति का दामन पकड़कर समानता के ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना चाहें तो विफलता ही मिलेगी।
क्या हम इस सपने को उत्तेजित मस्तिष्क की सृष्टि समझकर भूल जाएं? तब तो मनुष्य की उन्नति और पूर्णता के लिए आदर्श ही बाकी ना रह जाएगा। इससे कहीं अच्छा है कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाए। जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरंभ से पाला, जिसके लिए मनुष्य ने ईश्वर जाने कितनी कुर्बानियाँ की हैं, जिसकी परिणति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसे नए संगठन को सर्वपूर्ण बनाना है जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है। यहाँ पर उन्होंने कुछ पंक्तियाँ कही कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। कि यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो सुंदरता हम शुरू से मानते हैं, हमें उसकी कसौटी को बदलना होगा। अभी तक यह कसौटी हमारी अमीरी विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था। उन्हीं की कद्रदानी और उसका अस्तित्व अवलंबित था। उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसी निगाह अंतःपुर में बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडर उसके ध्यान के अधिकारी ना थे कि कलाकारों के जो झोपड़े या खंडर थे उन तरफ तो उनका ध्यान ही ना था। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि से बाहर समझा जाता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इनका मजाक उड़ाने के लिए। ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीके पर हंसने के लिए, उसका शीन काफ दुरुस्त ना होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य हैं, उनके भी हृदय हैं, उनमें भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात है। कला नाम था और अब भी है। संकुचित रूप पूजा का, शब्द योजना का, भाव निबंध का उसके लिए कोई आदर्श नहीं है। जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया की किनारा कशी उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं हैं। हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन संग्राम में सौंदर्य का परमोत्कर्ष देखे। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है। इसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री में है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं, जो बच्चों को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे होठों, कपोलों और बाहों में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके उलझे हुए बाले, पपड़ियाँ, पड़े हुए होंठ और कुमलाए हुए गालों में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ है। इस तरह से सौंदर्य को देखा जाता था। पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है कि ये पूरी एक जातियों का, एक पूरे के पूरे परिवेश का ही दोष है। अगर उसकी सौंदर्य देखने वाली दृष्टि में विस्तृति आ जाए तो वह देखेगा कि रंग, होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप, गर्व और निठुरता छिपी है तो इन मुरझाए हुए होठों और कुम्हालाए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं। हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है। कि हमारी आज की जो कला है, जब इन्होंने 1936 में लिखा कि उस समय में हमारी जो कला है वो प्रेम में पागल, और यह नहीं जानते कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उनके रूप, गर्व और चोंचलों पर सिर धुनने से नहीं। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म त्याग का।
जवानी का अर्थ जो प्रेमचंद जी ने बताया कि वह है आदर्शवाद का, यथार्थ को देखकर एक आदर्श की ओर बढ़े, एक हिम्मत का, एक कठिनाइयों से मिलने वाली इच्छा का और आत्मत्याग का ही नाम है जवानी। उसे तो इकबाल के साथ कहना होगा। इकबाल जी साहित्यकार, उन्होंने कहा, आज दस्ते जुनूने मन जिब्रील जम्बू से दे, यजदा बकमंद आवर ए हिम्मते मर्दाना। अर्थात मेरे उन्मत्त हाथों के जिब्रील एक घटिया शिकार है, ए हिम्मत मर्दाना, क्यों ना अपनी कमंद में तू खुदा को ही फांस लाए। चूँ मौज साज बजूदम जे सैल बेपरासात बेपरवासत, गुमा मंबर की दरी बहर सहीले जोयम। अर्थात तरंग की भांति मेरे जीवन की तरी भी प्रवाह की ओर बेपरवाह है। यह न सोचो कि इस समुद्र में मैं किनारा ढूंढ रहा हूँ। और यह अवस्था उस समय पैदा होगी जब हमारा सौंदर्य व्यापक हो जाएगा, जब सारी सृष्टि उसकी परिधि में आ जाएगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक सीमित ना होगा। उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चाहर दीवारी ना होगी, किंतु वह वायुमंडल होगा जो सारे भूमंडल को घेरे हुए हैं। तब कुरुचि हमारे लिए है सहाय ना होगी। तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन ना कर सकेंगे कि हज़ारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करें, तभी हम केवल कागज़ के पृष्ठों पर सृष्टि करके ही संतुष्ट ना हो जाएंगे, किंतु उस विधान की सृष्टि करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी ना हो। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना या मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराएं वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलाने वाली सच्चाई है कि केवल साहित्यकार का जो लक्ष्य है केवल महफिलों को सजाना या उस महफिलों या मनोरंजनों का साज सज्जा का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना भी ना गिराएं कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली जो सच्चाई है उनको भी बढ़कर आगे ना रख पाए। हमें अक्सर यह होती है कि साहित्यकारों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। अर्थात भारत में साहित्यकारों के लिए सभ्य देशों में साहित्यकार समाज का सम्मानित सदस्य है। बड़े बड़े अमीर और मंत्रिमंडल के सदस्य उनसे मिलने अपना गौरव समझते हैं, परंतु हिंदुस्तान में अभी मध्य युग की अवस्था में पड़ा हुआ है। यदि साहित्यकार ने अमीरों के याचक बनने का जीवन सहारा बना लिया हो और उन आंदोलनों, हलचलों और क्रांतियों से बेखबर हो जो समाज में हो रही अपनी ही दुनिया बनाकर उनमें रोता और हंसता हो, तो इस दुनिया में उसके लिए जगह ना होने में कोई अन्याय नहीं है। जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा और कोई कैद नहीं रही, जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक उच्चता ही काफ़ी है, तो जैसे महात्मा लोग दर दर फिरने लगे, उसी तरह साहित्यकार भी लाखों निकल आए। इसमें शक नहीं कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। पर यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सकें तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे। अरस्तु ने और दूसरे विद्वानों ने, यहाँ पर अरस्तु की बात हुई है, पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, अरस्तु ने और दूसरे विद्वानों ने साहित्यकार बनने वालों के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं और उनमें मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भावगत सभ्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धांत और विधियाँ निश्चित कर दी गई हैं। मगर आज तो हिंदी में साहित्यकार के लिए प्रवृत्ति मात्र आलम समझी जाती हैं और किसी प्रकार की तैयारी की उसके लिए आवश्यकता नहीं।
वह राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित हो, फिर भी वह साहित्यकार है। साहित्यकार के सामने आजकल जो आदर्श रखा गया है, उसके अनुसार ये सभी विधाएं उसके विशेष अंग बन गई हैं और साहित्य की प्रवृत्ति अहमवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रह गई है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होती जाती हैं। अब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किंतु उसे समाज के एक अंग रूप में देखता है। इसलिए नहीं कि वह समाज पर हुकूमत करे, उसे अपनी स्वार्थ साधना का औजार बनाए मानो उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है। हम में से जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियाँ मिली हैं, कि वह कहते हैं कि जैसे हम हैं, हमें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियाँ मिली हैं, उन पर समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी भी है। हम उस मानसिक पूंजीपति को पूजा के योग्य ना समझेंगे जो समाज के पैसे से ऊंचे शिक्षा प्राप्त कर उसे शुद्ध साधन में लगाता है। समाज में निजी लाभ उठाना ऐसा काम है जिसे कोई साहित्यकार कभी पसंद ना करेगा। उस मानसिक पूंजीपति का कर्तव्य है कि वह समाज के लाभ को अपने निज के लाभ से अधिक ध्यान देने योग्य समझे। अपनी विधा और योग्यता से समाज को अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करे। वह साहित्य के किसी भी विभाग में प्रवेश क्यों न करे, उसे उस विभाग से विशेषता और सब विभागों से सामान्यता परिचय हो। इस प्रकार से साहित्य में वह प्रकट करते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार जो सम्मेलन हुए हैं, तो अभी भी ये भाषण ही है, तो भाषण भी ये सम्मेलन में दे रहे, प्रगतिशील संघ के लेखकों के संघ में भाषण दे रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है जिस पर उनमें विचार विनिमय ना होता हो। इसके विरुद्ध अपनी ज्ञान सीमा को देखते हैं तो अपने अज्ञान पर लज्जा आती है। हमने समझ रखा है कि साहित्य रचना के लिए आशुबद्ध और तेज कलम काफ़ी है, पर यही विचार हमारी साहित्यिक अवनति का भी कारण है। हमें अपने साहित्य का मानदंड ऊंचा करना होगा जिसमें वह समाज के अधिक मूल्यवान सेवा कर सकें, जिसमें समाज में उसे वह पद मिले जिसका वह अधिकारी है, जिसमें वह जीवन के प्रत्येक विभाग की आलोचना विवेचना कर सकें और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों का जूठा खाकर ही संतोष ना करें, किंतु खुद भी उस पूंजी को बढ़ाएं। हमें अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल विषय चुन लेने चाहिए, कि यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल अपने अपने विषयों को चुन लेना चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए। हम जिस आर्थिक अवस्था में ज़िंदगी बिता रहे हैं उसमें यह काम कठिन अवश्य है, पर हमारा आदर्श ऊंचा रहना चाहिए। हम पहाड़ की चोटी तक ना पहुंच सकेंगे तो कमर तक तो पहुंच ही जाएंगे, जो ज़मीन पर पड़े रहने से अच्छा ही है। अगर हमारा अंतर प्रेम की ज्योति प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर सकें। जिन्हें धन वैभव प्यारा है, कि जिन साहित्यकारों को धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन का सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प और मोहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ हैं। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पाँव चूमेंगी। फिर मान प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताएं, कि यदि हम इस तरह से सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो प्रसिद्धि और जो प्रतिष्ठा है वो हमारे पाँव चूमेगी। तो इसके बाद हम अपने मान प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताएं और उसके ना मिलने से हम निराश क्यों हों। सेवा में जो आध्यात्मिक आनंद है वही
हमारा पुरस्कार है। हमें समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रौब जमाने की हवस क्यों हो? दूसरों से ज़्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताए? हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराएं? हम तो समाज के झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं और सादी ज़िंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है वही स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। उसे अपनी मन तुष्टि के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है, उससे तो घृणा होती है। वह तो इकबाल के साथ कहते हैं कि साहित्यकार इकबाल जी कहते हैं, मुर्दम आज़ादम आगुना रायूरम की मरा, मितवा कुशत्व येक जामे जुलाले दिग रहा। अर्थात मैं आज़ाद हूँ और इतना हयादार हूँ कि मुझे दूसरों के निथरे हुए पानी के एक प्याले से मारा जा सकता है। हमारी परिषद ने कुछ इसी प्रकार के सिद्धांतों के साथ कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया है। साहित्य का श्राप कवाब और राग रंग का मुख्य पेक्षी बना रहना उसे पसंद नहीं। वह उसे उद्योग और कर्म का संदेशवाहक बनाने का दावेदार है। उसे भाषा से बहस नहीं, आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। भाव सौंदर्य बनाव श्रृंगार से बेपरवाही दिखा सकता है। जो साहित्यकार अमीरों का मुंह जोहने वाला है वह रईसी रचना शैली स्वीकार करता है। जो जन साधारण का है वह जन साधारण की भाषा में लिखता है। हमारा उद्देश्य देश में ऐसा वायुमंडल उत्पन्न कर देना है जिसमें अभीष्ट प्रकार का साहित्य उत्पन्न हो सके और पनप सके। हम चाहते हैं कि साहित्य केंद्रों में हमारी परिषद स्थापित हो और वहाँ साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियम पूर्वक चर्चा हो, नियम पढ़े जाएं, बहस हो, आलोचना प्रत्ये आलोचना हो। तभी वह वायुमंडल तैयार होगा, तभी साहित्य में नए युग का आविर्भाव होगा। हम हर एक सूबे में हर एक ज़बान में ऐसी परिषदें स्थापित कराना चाहते हैं जिसमें हर एक भाषा में अपना संदेश पहुंचा सकें। यह समझना भूल होगी कि यह हमारी कोई नई कल्पना है। नहीं, देश के साहित्य सेवियों के हृदयों में सामुदायिक भावनाएं विद्यमान हैं। भारत की हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं। जगह जगह उसके अंकुएं भी निकलने लगे हैं। उसको सोचना, उसके लक्ष्य को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है। यह प्रेमचंद जी कहते हैं। हम साहित्यकारों में कर्म शक्ति का अभाव है। कि यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम जो साहित्यकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उन सभी में कर्म शक्ति का अभाव मिलता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, पर हम उसकी ओर से आंखें नहीं बंद कर सकते। अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श अपने सामने रखा था उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। कर्म अभाव ही उसका गुण था, कि कर्म का अभाव होना ही उसका गुण था, क्योंकि अक्सर कर्म अपने साथ पक्षपात और संकीर्णता को भी लाता है। इसलिए जो शुरू में लिखे जाते थे रचनाएं, उनमें कर्म का अभाव होता था और वही सच्चा होता था। लेकिन जब कर्म का अभाव हट गया, मतलब कर्म के साथ भाव भी आने लगे, तब उसके साथ पक्षपात और संकीर्णता को भी लाया गया। अगर कोई आदमी धार्मिक ना होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे तो इससे कहीं अच्छा है कि वह धार्मिक ना होकर खाओ पियो मौज करो को कायल हो। ऐसा स्वच्छंदचारी तो ईश्वर की दया का अधिकारी भी हो सकता है, पर धार्मिकता का अभिमान रखने के लिए संभावना नहीं। जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गाकर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। वह एक दीवाना था जिसका एक गम दूसरे खाते थे। मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते।
हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, सस्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो और जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो इस प्रकार से यह भाषण पूरा होता है। अंत में प्रेमचंद जी ने यही कहा कि तिलस्मी या बेताल पच्चीसी जैसी या मनोरंजन पूर्ण विलासिता पूर्ण रचनाओं को ही रचना हमारा उद्देश्य नहीं है, कि कसौटी पर तो वही साहित्य खरा उतर सकता है जिसमें उच्च चिंतन का भाव हो, सस्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन करने की आत्मा को सृजन करने की शक्ति हो, जीवन की सच्चाइयों को लिखने की शक्ति हो, प्रकाशित हो और गति का एक नई गति का संचार हो जिसमें बेचैनी पैदा हो। वह बेचैनी हमें सोने ना दे। यदि ज़्यादा, यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं, यदि ज़्यादा सोना है तो वह एक तरह से मृत्यु का ही लक्षण है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने साहित्य का उद्देश्य जो प्रगतिशील लेखक संघ 1936 लखनऊ में हुआ, इसको इस तरह से कहा था। इस तरह से हमारा DSC 15 हिंदी आलोचना इकाई 2 प्रेमचंद जी द्वारा कृत साहित्य का उद्देश्य जो एक भाषण है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा। इसी तरह से अन्य जो भी पाठ्यक्रम सूची हैं उसके सभी टॉपिक्स की, सभी विषयों की जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।